नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में करंट पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं और पॉइंट है UNFCCC या UNFCCC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मेरी हर क्लास में मेरी भूमिका ये रहती है कि सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ाने से पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि बेहतर तरीके से समझाई जाए ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, किसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, किस प्रकार से यह अस्तित्व में आया, इसके लिए हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होगा। अब बैकग्राउंड जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर एक मुद्दा सबसे ज्यादा टकराया और वो था पर्यावरण संरक्षण। कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। सबसे पहले हम जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जीवों को चारों ओर से घेरने वाले या प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक कारकों को जिस रूप में परिभाषित करते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। जीवों को चारों ओर से घेरने वाले या प्रभावित करने वाले कारक को पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये पर्यावरण का। और उस पर्यावरण का संरक्षण, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी ये पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पूरी अर्थ के ऊपर तीन घटक है। पूरी अर्थ पर तीन घटक है। एक तो जितने भी जीव हैं, जिनमें जीव का जीवांश पाया जाता है, उसको हम कहते हैं जैविक घटक। तो एक तो हो गया जैविक घटक इस अर्थ पर, और दूसरा इस अर्थ पर है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दो चीजें हमें समझनी होगी, जैविक और अजैविक। और तीसरा ध्यान रखना, ये तीनों के अलावा एक तीसरा और है, और वो है ऊर्जा संघटक। जैसे सूर्य विकिरण, ये आएगी ऊर्जा संघटक के अंदर। तो एक होगा आपका ऊर्जा घटक, भी डाल सकते हो। ये तीन पॉइंट आपके हुए। मतलब इस अर्थ को अगर हम डिवाइड करें घटकों में, फैक्टर्स में, तो पूरी अर्थ पर तीन प्रकार के फैक्टर्स हैं। एक तो जैविक घटक, एक अजैविक घटक और एक आपका ऊर्जा संघटक, बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी फैक्टर। ये तीन यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जो जैविक घटक है उससे जो मंडल बनता है, उस मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? जैव मंडल के नाम से जानते हैं। उससे हम किस नाम जानेंगे? जैव मंडल के नाम से, बायोस्फीयर। और अजैविक घटक जो है, उस अजैविक घटक में टोटल 3 मंडल हैं, और इस अर्थ पर टोटल 4 मंडल हैं। एक जैव मंडल, और अजैविक में एक मंडल होगा स्थल मंडल, एक मंडल होगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जमीन, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब किसमें आएंगे? स्थल मंडल के अंदर। कक्षा 8 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थल मंडल किस प्रकार जैव मंडल की सहायता करता है। तो हमें खाने के लिए जो फूड चाहिए, जो अन्न चाहिए, वो खेतों से आता है। खेत कहां पर है? स्थल मंडल के अंदर। फसलें कहां से आती है? स्थल मंडल से। हम घर बनाते हैं, कहां पर है वो? स्थल मंडल से। पर्वत, पठार, मैदान सब कहां पर है? स्थल मंडल पे। दूसरा जीवन के लिए पहली चीज होगी कि हमारे को जिंदा रहने के लिए वायु का होना जरूरी है। तो एक मंडल हो गया आपका वायुमंडल, एक हो जाएगा
एटमॉस्फेयर, और एक आपका हो जाएगा आपका जल मंडल, एक हो जाएगा जल मंडल। तो आपको आपसे पूछे कि पृथ्वी पर घटक कितने हैं, तो 3, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संघटक। जैविक घटकों से मिलकर बनने वाला जाएगा जैव मंडल, और अजैविक घटकों से 3 मंडल बनते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और ध्यान रखना, ये तीनों जहां पर रहेंगे संतुलित रूप में, वहीं पर क्या होगा, जैव मंडल होगा। तो आप अगर देखोगे, ये स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये वायुमंडल, तो ये हो जाएगा जैव मंडल। ये स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये वायुमंडल। और स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का जो संतुलित रूप है वो ही क्या है, पर्यावरण है। और उसी का जो असंतुलित रूप है वही क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण से सबसे बड़ा खतरा जो आज की तारीख में है वो है कि हमने कुछ ऐसी गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी है जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनके बीच में संतुलित रूप होना जरूरी है। वो संतुलित रूप कैसे हो, हम इसके इकोसिस्टम को कैसे बना के रखें, हम पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बचा के रखें, इसके लिए सबसे पहले 1972 के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और उस स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, मतलब पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। अब पर्यावरण का संरक्षण आप कोई टच नहीं कर सकते कि ये पर्यावरण संरक्षण है। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा इसका संतुलित रूप ही क्या कहलाएगा, पर्यावरण संरक्षण। उसको मैं अलग से भी अभी आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। कुल मिला के जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतःक्रिया चल रही है उसका संतुलित रूप जो है वही पर्यावरण है। और उस पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे वास्तव में वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त गैसों का अगर आगमन हो गया तो जैव मंडल के लिए खतरा है। और जैव मंडल के लिए खतरा ही नहीं, वो पूरे पर्यावरण के लिए खतरा होगा। इस पर्यावरण संरक्षण में बहुत सारे बिंदु होंगे। इसलिए 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और उसके 20 साल बाद एक समिट हुई जिसको हम कहते हैं 1992 का रियो डी सम्मेलन। रियो समिट कहते हैं उसको, रियो सम्मेलन। 1992 का रियो सम्मेलन हुआ था। 1992 का रियो समिट हुई। अब आप कहोगे सर रियो समिट क्या थी, रियो समिट क्या थी? तो उत्तर आपका जो होगा, रियो समिट जो है 1992 का रियो सम्मेलन। रियो क्या है? तो रियो का मतलब यहां पर है रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो आपको पता है कि ब्राजील का सबसे महत्वपूर्ण सिटी है ये रियो डी जेनेरो। और ब्राजील के अंदर ही रियो डी जेनेरो में बहुत ऊंची मूर्ति है क्राइस्ट द रिडीमर, जो दुनिया का 7 आश्चर्य में से एक है। यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और रियो डी जेनेरो जो है, जहां पर समर ओलंपिक भी हुए, वो भी हमें ध्यान रखने हैं, वही रियो डी जेनेरो है ये। तो 1992 में रियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे रियो समिट या उसे ही हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं किसको? रियो समिट को। ध्यान रखना, अभी मैंने UNFCCC पढ़ाना शुरू नहीं किया है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड बनाया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला कदम था स्टॉकहोम समिट। उस स्टॉकहोम समिट के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट समिट मानी जाती है तो वो है 1992 का रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो में हुआ, जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर के लिए भी फेमस है।
आप रियो डी जेनेरो की लोकेशन देखना कहां पर है। ध्यान रखना, रियो समिट को ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, फर्स्ट अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्राजील है, उस ब्राजील में ही अमेजन के घने जंगल, जिन्हें सेल्वास कहते हैं, उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, वहीं से दुनिया की 20% ऑक्सीजन उन जंगलों से प्राप्त होती है। इसलिए कहीं ना कहीं उसका ब्राजील का अपना महत्व उस रूप में है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 1992 में रियो के अंदर हुआ था। ये जो रियो समिट हुई, उस रियो समिट के अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि रियो समिट जो है ये किन कारणों से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपसे अगर ये पूछे कि रियो सम्मेलन जो है, जो रियो डी जेनेरो में हुआ, ये सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये सम्मेलन जो है महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर देने के लिए नंबर 1 क्या होगा कि इसी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर बहुत गहराई के साथ बातचीत की गई। जलवायु परिवर्तन पर, और जैसा कि आप लोग समझते हैं, ये जलवायु परिवर्तन की टर्म्स जो है कब आई है? जब दुनिया में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तो इसी को हम ये कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। तो पहला पॉइंट तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉट यूएनएफसीसीसी की, अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी बात किसकी हो रही है? 1992 के रियो समिट की। और नंबर 1, नंबर 2, इसी समिट में जो है सतत विकास को लक्ष्य बनाया गया कि हमारा टारगेट जो है वो सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सतत विकास क्या होता है, इसको मैं बहुत गहराई में जाके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सतत विकास, उसके बाद में तीसरा, इसी के अंदर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को भी फोकस किया गया कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। जैव विविधता। चौथा, इसी के अंदर एक एजेंडा निर्धारित किया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यहां शब्द 21 जो है वो बेसिकली 21वीं शताब्दी में, यहां शब्द 21 किसको दिखा रहा है? 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी दर्शाती है जो सतत विकास से संबंधित कार्य योजना को बताती है, एजेंडा 21। और पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी सम्मेलन में यह तय हुआ था कि किसका गठन किया जाए। तो उत्तर होगा यूएनएफसीसीसी। तो सबसे पहला आज हमने जो हेडिंग डाला, वो हेडिंग हमारा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन शब्द आ रहा है यहां पर, और ये आ रहा है। तो इस यूएनएफसीसीसी के गठन की बात सबसे पहले किस सम्मेलन में उठाई गई थी? तो उत्तर होगा 1992 के रियो सम्मेलन के अंदर। रियो सम्मेलन कहां पर हुआ? तो उत्तर होगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर। रियो डी जेनेरो क्यों फेमस है? तो क्राइस्ट द रिडीमर, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, उसके लिए फेमस है। और यह ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर है जहां पर समर ओलंपिक भी हुए। जो 1992 का रियो समिट हुआ, उस रियो समिट को किस और नाम से जाना जाता है? तो होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली और ये लिखा कि हमारा टारगेट था यूएनएफसीसीसी का। अब हम आगे बढ़े और अब इसके एक एक बिंदु को जानने का प्रयास करते हैं। इसके एक एक पॉइंट को जानने का हम प्रयास करते हैं। किसका? यूएनएफसीसीसी का। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि यूएनएफसीसी जो है इसका पूरा नाम क्या है? यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसी को हिंदी में अगर आप लिखना चाहो, वैसे आप इसको इंग्लिश में ही याद रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके गठन किस दौरान हुआ? उत्तर होगा रियो सम्मेलन 1992 के दौरान। रियो सम्मेलन 1992 के दौरान इसके गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन आपसे पूछे कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया, तो पूरी तरह से यूएनएफसीसी अस्तित्व में आया 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994 को ये अस्तित्व में आता है। सबसे पहले यूएनएफसीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका गठन रियो समिट, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 के दौरान हुआ और ये अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में आया 21 मार्च 1994 को। फिर अगर हम बात करें इसके स्वरूप की, इसके नेचर की बात करें तो नंबर 1, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र का अंग है। ध्यान रखना, जैसे सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, वो तो अभिन्न अंग है, वो तो उसके इंटीग्रल पार्ट है, ये वैसे उसका अंग है। तो नंबर 1, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। वर्तमान में इसके 197 पक्षकार हैं। पक्षकार कहते हैं पार्टीज को। 197 वर्तमान में इसके पक्षकार हैं। इसके पक्षकार जो है 197 है। तीसरा आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका सचिवालय कहां पर है, तो इसका सचिवालय जो है बॉन में है। बॉन कहां पर है? उत्तर होगा जर्मनी के अंदर। बॉन जर्मनी के अंदर। और ये अपने सचिवालय से क्या करता है? यूएनएफसीसी क्या करता है? तो ये अपने सचिवालय से जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों और नीतियों का, ये अपने सचिवालय, अपने सेक्रेटरीट से जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों और नीतियों का क्रियान्वयन करता है। नीतियों का क्रियान्वयन या उनका संपादन करता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके पास में, और वो होगा कि आप ये बताएं कि यूएनएफसीसी का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्या? सबसे पहले उद्देश्य में एक पॉइंट जरूर लिखना, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब क्या होगा? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में या यूनाइटेड नेशन के अंडर में या यूनाइटेड नेशन के निर्देशन में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकृष्ट करना। तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकृष्ट करना, पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट करना। यूएन के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकृष्ट करना एवं साथ ही इस संदर्भ में इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण करना। इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण करना। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? यूएनएफसीसी का। तो एक बार वापस हम रिवीजन करें। सबसे पहले यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका गठन कब हुआ? तो रियो समिट 1992 में। इसका एग्जिस्टेंस कब, यह अस्तित्व में कब आया? तो होगा 21 मार्च 1994 को। इसके स्वरूप की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है और इसके 197 आज की तारीख में पक्षकार मतलब पार्टीज है और इसका सचिवालय बॉन जर्मनी के अंदर है। इसके सेक्रेटरीट से जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यों और नीतियों का संपादन किया जाता है। उसके बाद हम आए तो यूएनएफसीसी
IPCC का जो कार्यक्रम है इसमें तय हुआ है कि UNFCCC जलवायु परिवर्तन संबंधित अपने पक्षकारों की साल में एक बार बैठक आयोजित करेगी। अपने सभी पक्षकारों की साल में एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी, जिसे COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे क्या कहते हैं, COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है, COP कहा जाता है। तो यहां पर ये बिंदु आप ध्यान रखें कि COP क्या है। मतलब UNFCCC प्रत्येक वर्ष अपने सदस्य राष्ट्रों की एक बैठक आयोजित करता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इस COP की पहली बैठक 1995 में, जिसको हम कहेंगे COP फर्स्ट। COP फर्स्ट का मतलब होगा UNFCCC के नेतृत्व में उसकी पहली बैठक को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट। और वो पहली पार्टी कहां पर हुई, तो पहली पार्टी हुई है बर्लिन के अंदर। और पहली पार्टी बर्लिन कहां है, जर्मनी के अंदर। कब हुई, तो 1995 में। तो आपको सर इसका तो 1992 में हो गया था, फिर 1993 में होना चाहिए था, नहीं, 1992 में इसका गठन, 1992 में इसकी रूपरेखा तैयार करके अस्तित्व में आया है 21 मार्च 1994 को। और 95 में इसकी पहली बैठक हुई, वो कहां पर हुई, COP फर्स्ट जो है बर्लिन जर्मनी के अंदर। और COP सेकंड जो है वो 1996 में, COP सेकंड जो है वो 1996 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई। और वो कब हुई, तो होगा 1996 के अंदर। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी जो अगर आप देखोगे तो इसी UNFCCC के नेतृत्व में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, जिसका स्पेशल नाम है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। जो COP3 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP3 जो है उससे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और COP का ही एक पार्ट है पेरिस समझौता 2015। और COP24 जो है वो कोटोवाइस में हुआ है, जो पोलैंड के अंदर है, COP24। COP25 जो है वो निर्धारित था दिसंबर 2019 में चिली की राजधानी सेंटियागो में। परंतु COP की ये समिट चिली की अध्यक्षता में, चिली में ना होकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दिसंबर 2019 में हुई है। उसको हम अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु को अलग से देखेंगे। अब हम आगे बढ़ें तो एक बिंदु हमारे पास में आएगा और वो होगा COP3। और COP3 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड जो है, उसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्लास में उसका लोकप्रिय नाम जो है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहां से हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसको आप देखिए, तो मैंने हेडिंग डाल दी और लिखा क्योटो प्रोटोकॉल। अब पहला पॉइंट होगा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जिस क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो क्या है, क्योटो क्या है, तो क्योटो बेसिकली ये जापान का एक बहुत फेमस शहर है। और भारत की किस सिटी के साथ, सिस्टर सिटी के संबंध क्योटो के साथ स्थापित किए जा रहे हैं, तो उत्तर होगा बनारस। कौन सा होगा, बनारस। तो बनारस के साथ में इसके सिटीज। तो यहां पर ध्यान रखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस जगह पे हुआ, तो उत्तर होगा क्योटो जापान के अंदर। दूसरा कब हुआ था, तो उत्तर होगा 1997 के अंदर, 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मैं इसको एक साथ कह दूं
UNFCCC के COP3 को ही क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? तो 1997 के अंदर हुई थी। प्रोटोकॉल वैसे एक बाध्यकारिता की ओर संकेत करता है, लेकिन क्या यह समझौता बाध्यकारी था या नहीं था, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अब हम ये देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल जो वास्तव में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड का लोकप्रिय नाम था, वो था क्या? तो ध्यान रखना, अभी तक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एग्रीमेंट माना जाता है तो क्योटो प्रोटोकॉल माना जाता है। ये एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि भी थी। कैसे? ध्यान रखना, ये UNFCCC से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित देशों के लिए था, जो यदि इस पर हस्ताक्षर करते हैं। बाध्यकारी कब है? हस्ताक्षर करने के बाद। हस्ताक्षर करने के बाद, लेकिन अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो देश वापस भी बाहर निकल सकता है। जैसे आपको पता होगा 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल से कौन सा देश बाहर हो गया है? अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन पूछा गया था, तो देश है कौन सा? कनाडा। कनाडा ने अपने आप को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें किस बात का दबाव था? तो इसमें दबाव था कि जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने की इस प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा को रोकना होगा। और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा को रोकना है तो हमें जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, जो औद्योगिक दर है, उसको कम करना होगा, या उसके नए विकल्प तलाशने होंगे कि किस प्रकार से या तो हम अपने औद्योगिक उत्पादन कम करें, या फिर इस प्रकार की मशीनरी का निर्माण करें जिससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी की जा सके। ये जो पूरा फिनोमेना तैयार हुआ, इसी को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ, ये कब हुआ? एग्जैक्ट डेट क्या है? तो ये बेसिकली 11 दिसंबर 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ था। 11 दिसंबर 1997 में, 11 दिसंबर 1997 में प्रोटोकॉल हुआ। इस प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य रखा गया था, इस प्रोटोकॉल का जो टारगेट था वो क्या था? तो ध्यान रखना, यहां पर हमें इसमें कुछ Annex 1, Annex 2 के नाम से कुछ पॉइंट बनाए, हमें उसके झगड़े में नहीं पड़ना है। मैं सिंपल तरीके से बताता हूं कि दुनिया में मुख्यतः दो प्रकार के देश हैं। एक तो विकसित औद्योगिक राष्ट्र, विकसित औद्योगिक राष्ट्र, एक है विकासशील देश, और एक हो गए अल्प विकसित देश। दुनिया में आज की तारीख में ये तीन प्रकार के देश हैं। अल्प विकसित देश, पहला विकसित औद्योगिक राष्ट्र, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशन। ऐसे देशों की संख्या लगभग 38 है। मतलब विकसित औद्योगिक राष्ट्र पूरी दुनिया में कितने हैं? लगभग 38 के आसपास। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये सब के सब इंडस्ट्रियल डेवलप्ड नेशन है। और दुनिया में आज ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कोई देश है तो कौन से हैं? विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं। जिसमें विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में सबसे अधिक जिम्मेदार माने जाएंगे कौन? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूरोपियन यूनियन, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 जापान। ऐसे क्योंकि
इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है उस डेवलपमेंट के बदले इन्होंने इस धरती का धुआं निकाल दिया है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कोई है तो विकसित औद्योगिक राष्ट्र है। और अगर क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है तो ये उन विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा कि आप साइन करने के बाद जो टारगेट दिए उसको पूरा कीजिए। अब यहां पर देखिए विकासशील देश, विकासशील देशों में आएगा भारत, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। लेकिन ध्यान रखना कि जिस समय ये एग्रीमेंट हो रहा था, ये प्रोटोकॉल हो रहा था, उस समय भारत, चीन विकासशील देश तो थे, लेकिन इनकी स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। आज तो स्थिति यह है कि दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कोई देश कर रहा है तो सर्वाधिक उत्तरदायी चाइना है। कब? आज 2020 की बात हो रही है। लेकिन चाइना की जो पोजीशन आई है ये कब से है? 2011 के बाद में है। अब यहां पर आप देखोगे, लेकिन कम से कम ये देश भी, भारत, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ये देश भी अपनी औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब यहां पर जब क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा था तो इस बात का अमेरिका ने विरोध किया कि अगर ये प्रोटोकॉल लागू करना है तो इसमें भारत और चीन को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर इंडिया और चाइना ने इसके बाद में एक समूह बनाया, इसको बेसिक कहते हैं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, 4 देशों ने बनाया बेसिक के नाम से। और इन बेसिक देशों ने कहा कि हमारा तो औद्योगिक निर्माण ही पिछले 30 सालों में हुआ है, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करते हुए 100 साल हो चुके हैं, आप सबसे पहले साइन कीजिए, हाँ हम उसमें सहयोग करेंगे। तो यहां पर ये पहली बात तो 3 प्रकार के देश हैं: विकसित औद्योगिक राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित देश। अल्प विकसित जैसे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, इनका क्या दोष विचारों का, वहां तो अभी भी औद्योगिक इकाइयां उस रूप में नहीं जैसे भारत में है। तो इस स्थिति में ये प्रोटोकॉल जो होगा, ये लागू होने के बाद जो देश इस पर सिग्नेचर करेगा उसके लिए बाध्यकारी हो सकता है। लेकिन सहयोग की अपेक्षा किसी की गई है? विकासशील देशों से की गई है। तो ध्यान रखना, इसका लक्ष्य जो होगा वो किसके लिए होगा? विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के लिए। और विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। तो यहां पर टारगेट क्या दिया गया? टारगेट था कि औद्योगिक विकसित देश, क्या टारगेट दिया क्योटो प्रोटोकॉल के? कि विकसित औद्योगिक राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करने के लिए वर्ष 2008 से 2012 के मध्य, वर्ष 2008 से वर्ष 2012 के मध्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करते हुए, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में 5.2% की दर से कमी करते हुए उसे 1990 के स्तर तक लेके आएंगे। यह टारगेट दिया गया किसके अंदर? 5.2% की दर से। और लेवल किस लेवल पर? 1990 के लेवल तक। किसको? विकसित औद्योगिक राष्ट्रों को। और जाहिर सी बात है, यदि विकसित औद्योगिक राष्ट्र इस पर सिग्नेचर जो भी देश करेगा, उस देश को अपनी औद्योगिक इकाई को कहीं ना कहीं नियंत्रण करना पड़ेगा। अब औद्योगिक इकाई को नियंत्रित करेगा तो उसका औद्योगिक विकास रुकेगा, औद्योगिक विकास रुकेगा तो उसकी जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टीज के जो राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। वो चाहे 2001 के आसपास जॉर्ज बुश रहा हो या फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप रहा हो, वो इसको मानते ही नहीं है या इसका विरोध करते हैं, या मैं ये कह सकता हूं वो अपने विकास की शर्त पर इसके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 शर्तें थी कि क्योटो प्रोटोकॉल तभी लागू होगा जब इस प्रोटोकॉल पर
वे देश सिग्नेचर करें जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा के 55% के भागीदार हैं, 55% के। अब उस 55% में मतलब ये प्रोटोकॉल तभी लागू होगा जब इस प्रोटोकॉल पर कम से कम वे विकसित औद्योगिक राष्ट्र साइन करें जो इसके 55% के लिए भागीदार है। मान लीजिए 38 विकसित औद्योगिक राष्ट्र है और 38 औद्योगिक विकसित राष्ट्र जो है वो 100% ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मात्रा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन 5 देश इसमें 38 में से ऐसे हैं जो 55% के लिए भागीदार हैं। अगर ये 5 साइन नहीं करेंगे तो उससे ये समझौता ही नहीं होगा। अब यहां पर क्या हुआ कि अमेरिका ने इस प्रोटोकॉल पर साइन करने से मना कर दिया। जब अमेरिका ने प्रोटोकॉल पर साइन करने से मना कर दिया तो रूस ने मना कर दिया। अब जब रूस ने मना कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। जब इन देशों ने मना कर दिया तो जो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में हुआ वो प्रोटोकॉल लागू होने में 8 साल लग गए। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल की शर्तें ही पूरी नहीं हो सकी। अब क्या हुआ? वर्ष 2004 में इस प्रोटोकॉल पर किस देश ने साइन कर दिए? तो उत्तर होगा रसिया ने। वर्ष 2004 में इस पर रूस ने साइन कर दिए। जब रसिया ने सिग्नेचर कर दिए तो जो क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए जो शर्तें थी वो शर्त पूरी हो गई बिना अमेरिका के अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तें वर्ष 2004 में पूरी हुई जब रसिया ने साइन कम से कम कर दी और यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से लागू हो गया। 16 फरवरी 2005 से लागू हो गया। अब आप खुद देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया है। तो आप देखोगे कि प्रोटोकॉल क्या था। यूएनएफसीसी के नेतृत्व में कॉप 3 को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। किस शहर में हुआ? क्योटो सिटी में। कहां पर? जापान में। कब? 11 दिसंबर 1997 को। लक्ष्य मैंने बता दिया है। किसके लिए था? विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के लिए। विकासशील देशों से सहयोग की अपेक्षा की गई। लेकिन इस प्रोटोकॉल की जो शर्तें थी वो 8 साल तक पूरी नहीं हुई। जब 2004 में रसिया ने सिग्नेचर कर दिए तब क्योटो प्रोटोकॉल की शर्त पूरी हुई और ये 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। अब आप देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की सफलता कहां से आएगी जब इसकी जो निर्धारित अवधि रखी गई है प्रोटोकॉल की वह है 2008 से 2012। मतलब जो लक्ष्य रखा गया था वो कब पूरा करना है? 2008 से 2012 के मध्य पूरा करना है। लेकिन संधि ही 2005 के बीच में हुई। संधि लागू ही 2005 में हुई है। तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रोटोकॉल का जो टारगेट है क्या वो पूरा हुआ होगा? नहीं हुआ। और अब तो स्थिति यह आ गई कि इस प्रोटोकॉल की अवधि ही 2012 में समाप्त हो गई। जब अवधि समाप्त होगी तो उसके स्थान पर नया प्रोटोकॉल आना जरूरी है। उसी को हम कहेंगे पेरिस एग्रीमेंट, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपका आज का बिंदु था इसमें। अब यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इन विकसित औद्योगिक राष्ट्रों को किसकी मात्रा में कमी करनी है? उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करनी है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी थी इसका मैंने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा था। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब की सब जो है बेसिकली क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल जो है, कुल मिला के क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से लक्ष्य रखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करनी है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में
कमी करनी है। तो अब वो जो कमी करनी है वो कैसे होगी, तो उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, या उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपके पास एग्जाम में आ सकती हैं उसको हम देखने का प्रयास करें। जैसे दो चीजें हम करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आपके पास में आएगा, और वो शब्द आपके पास में 2 बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और वो है स्वच्छ विकास तंत्र। आपसे अगर ये पूछे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत बार विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, और एक शब्द और भी आता है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो है कार्बन ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं। एक शब्द और आता है कि कार्बन ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, और जो कार्बन ट्रेडिंग है उसे ही इमिशन ट्रेडिंग भी कहा जाता है, उसे ही इमिशन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। कार्बन ट्रेडिंग या इमिशन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ये बिंदु आप यहां पर ध्यान रखोगे। पहला, स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है। दूसरा, कार्बन ट्रेडिंग या इमिशन ट्रेड क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें सबसे पहले स्वच्छ विकास तंत्र को हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्वच्छ विकास तंत्र या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है। तो कई बार क्या होता है, इसकी बुक्स में एग्जैक्टली कोई परिभाषा नहीं मिलेगी, और न हर चीज की एग्जैक्ट कोई परिभाषा होती है। आपको सिर्फ समझना है और समझ करके वो डेफिनेशन तैयार करनी है। जैसे जब भी आपसे पूछे कि सीडीएम क्या है, तो सबसे पहला शब्द लिखोगे आप, ये क्योटो प्रोटोकॉल की एक संकल्पना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल की एक संकल्पना है। मतलब कुल मिला के जिस स्वच्छ विकास तंत्र की हम बात कर रहे हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसका संबंध किसके साथ में है, तो सीडीएम का संबंध किसके साथ में है, क्योटो प्रोटोकॉल से है। अब उसके आगे बात हम बढ़े तो कुछ पहले मैं कीवर्ड्स लिख देता हूं, फिर हम उसके साथ डेफिनेशन बनाएंगे ताकि हमें रटना ना पड़े। तो एक शब्द आएगा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया विकसित देश, विकसित देश, और एक शब्द मैंने लिख दिया यहां पर विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश। एक शब्द मैंने यहां लिख दिया ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी। एक शब्द लिख दिया ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी। और अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकेगा, को रोका जा सकेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये आपने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है कि जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, सीडीएम की, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की, तो उस समय हमें ये कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। कौन सा, विकसित देश, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल किस पर लागू है, विकसित देशों पर। और क्योटो प्रोटोकॉल में किससे सहयोग की अपेक्षा की गई है, तो उत्तर होगा विकासशील देशों से। अब हम इसको ध्यान रखें कि आज आपको पता है कि जितने भी विकसित देश है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे विकसित देश का एग्जांपल है एक जापान, और विकासशील देश का एग्जांपल है भारत। ये मैंने मान लीजिए यहां पर लिया, विकसित देश भारत, विकसित देश जापान और विकासशील देश भारत। अब पहली बात,
कि विकसित देशों को अगर विकसित बने रहना है, ध्यान से सुनना, विकसित देशों को अगर विकसित बने रहना है तो उन्हें विकासशील देशों में निवेश करना जरूरी होगा। जैसे जापान अब अपने देश में मेट्रो नहीं चला सकता क्योंकि वहां जितनी मेट्रो चाहिए चल गई है वहां पर। अब तो अपना विकास का पैमाना बनाए रखने के लिए उसे विकासशील देशों के अंदर मेट्रो को चलाना होगा। और विकासशील देश भी चाहते हैं कि उनके देश में क्या चले, मेट्रो। लेकिन विकासशील देश से मान लीजिए भारत है, तो भारत अगर पिछले 70 सालों से ट्रेन से काम चला रहा है तो अगले 20 साल में और ट्रेन से काम चला सकते हैं। और अभी हालात तो ऐसे हैं कि ट्रेन भी नहीं है फिर भी काम चल रहा है। तो इसका मतलब हमें अब भी आवश्यकता बुलेट ट्रेन की नहीं है, हमें आवश्यकता बस और ट्रेन की है। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन चलती है तो बुलेट ट्रेन भारत की आवश्यकता प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी आवश्यकता किसकी है, जापान की है। क्यों? क्योंकि जापान को अगर विकसित बने रहना है तो उसे विकासशील देशों में निवेश करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखें कि विकसित देश विकासशील देशों में क्या करेंगे, निवेश। विकसित देश क्या करेंगे, विकासशील देशों में निवेश। आजकल ये निवेश दो प्रकार का होता है। अभी तक हम समझते थे कि आर्थिक निवेश ही बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना आर्थिक से भी ज्यादा बड़ा निवेश है तकनीकी निवेश, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट। आर्थिक निवेश, आर्थिक निवेश। जैसे भारत को जापान ने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए तो भारत तो फिर एक ट्रेन चला देगा, एक रेल चला देगा और उससे फिर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होगी। तो जापान भारत को आर्थिक इन्वेस्टमेंट भी भारत में करे और वो इन्वेस्टमेंट इको फ्रेंडली हो, वो इन्वेस्टमेंट इको टेक्निकली हो। मतलब जापान ऐसा निवेश भारत में करे कि उस निवेश के माध्यम से भारतीयों को परिवहन का एक नया साधन तो प्राप्त हो ही हो, साथ ही साथ वो साधन ऐसा हो कि चले तो उससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़े नहीं बल्कि कम हो। अगर ऐसा होता है तो इस संकल्पना को हम क्या कहेंगे, स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आपको वैसे समझ में तो अब भी नहीं आया, तो आप अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, तो यहां से शुरू करेंगे। आपसे पूछे कि सीडीएम क्या है, स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, तो आप कहोगे ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली हुई एक संकल्पना है जिसके अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों में इस प्रकार के आर्थिक और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी कर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण कर सके और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो इस संकल्पना को सीडीएम कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। जस्ट मैंने ये कहा कि स्वच्छ विकास तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो पहले मैंने आपको ये परिभाषा बताने से पहले कुछ कीवर्ड्स आपके सामने रखे। वो कीवर्ड्स क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की संकल्पना, विकसित देश, विकासशील देश, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में फाइनली क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए विकसित देश है जापान, और जापान ने भारत में दिल्ली मेट्रो को चलाया, तो उसने आर्थिक निवेश भी किया है और मेट्रो में आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग किया है। ऐसे इंजन बनाए हैं कि कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे कम प्रदूषण, पूरी दुनिया की सबसे कम प्रदूषण करने वाली रेल है, रेल सेवा है। तो जापान ने भारत में आर्थिक और तकनीकी निवेश ऐसा किया जिससे निश्चित रूप से जो मेट्रो दिल्ली में चल रही है उस मेट्रो की जगह अगर ट्रेन चलती तो पता नहीं कितना अधिक धुआं और पॉल्यूशन होता और उससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में और बढ़ोतरी होती और उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और बड़ा रूप लेती। लेकिन यहां पर आप देखिए स्वच्छ विकास तंत्र क्या है,
ये क्योटो प्रोटोकॉल की एक संकल्पना है जिसके अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों में इस प्रकार के आर्थिक और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी कर सके और ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण कर जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। एग्जाम्पल, जापान द्वारा भारत में दिल्ली मेट्रो चलाना। दूसरा सर कोई एग्जाम्पल, दूसरा है कि आपको पता है जापान जो है वो बेसिकली दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक एक 6 लेन हाईवे का निर्माण कर रहा है जिसको हम कहते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वो पर्यावरण संरक्षण ध्यान में रखते हुए हजारों पेड़ लगा रहा है। ध्यान रखना, अगर पेड़ों की संख्या इस धरती पर बढ़ती है तो पेड़ जो है बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके माध्यम से भी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखना, आज का वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने पूरा समझा रखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो एक पहला एग्जांपल दिया दिल्ली मेट्रो, दूसरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इको फ्रेंडली है। तीसरा जो होगा, आप देखिए कि आज की तारीख में अमेरिका, जापान ये स्पेशली भारत में बल दे रहे हैं कि किस सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाए। तो उत्तर होगा सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम। आपको पता है कि विकसित देश फ्रांस भारत के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बना चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस काम करता है और उसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। और जीवाश्म ईंधन पर जब निर्भरता कम होगी तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी आएगी। और यह भी किसका एग्जाम्पल होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। जैसे आपके पास हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी हुई है, जैसे आप देखिए भारत में जितने भी रेलवे ट्रैक हैं उन रेलवे ट्रैक के दोनों साइड की जमीन रेलवे की है। अगर रेलवे भारत के हर रेलवे ट्रैक के आसपास लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगा दे तो ये पेड़ पौधे, मान लीजिए भारत सरकार ने लगाकर अमेरिका, जापान मिलकर भारत में काम करे तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, स्वच्छ विकास तंत्र का। हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हजारों हेक्टेयर के अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल होगा स्वच्छ विकास तंत्र का। किसका, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। वापस लास्ट में डेफिनेशन बोल रहा हूं, स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली हुई एक संकल्पना है जिसके अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों में इस प्रकार के आर्थिक और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी कर ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण कर सके और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। एग्जाम्पल, दिल्ली मेट्रो, सोलर एनर्जी प्लांट्स, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के संयंत्र, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब के सब जो हैं एग्जाम्पल होंगे इसके स्वच्छ विकास तंत्र जिसको हम कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उसके बाद आपसे पूछिए कि कार्बन ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कार्बन ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, उत्सर्जन व्यापार से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन व्यापार को इंग्लिश में कहते हैं इमिशन ट्रेडिंग। तो आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि जैसे सपोज करो आप, ये लगभग इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, ध्यान रखना, ये जुड़ा हुआ इससे, ही जुड़ा हुआ इससे। अब इसको हम देखें एक बार, इश्यू जो आपके सामने है वो आपके सामने मुद्दा जो है वो है कि कार्बन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग किसे कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कहते हैं उत्सर्जन व्यापार, हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन व्यापार।
उत्सर्जन व्यापार को इंग्लिश में कहेंगे इमिशन ट्रेड। इमिशन ट्रेड, कार्बन ट्रेडिंग। आपसे पूछे कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है, अगर कुछ भी लिखने को ना आए तो सिर्फ ये लिख के जाओ, ये क्योटो प्रोटोकॉल की संकल्पना है। ये भी किससे निकला हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ये क्योटो प्रोटोकॉल की संकल्पना है। अब इस संकल्पना में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल स्पेशली किस पर लागू है? विकसित देशों पर। और विकसित देश में कौन से? औद्योगिक विकसित देश। औद्योगिक विकसित देश। अब औद्योगिक विकसित देश में सपोज कीजिए दो देश हैं, एक मैंने मान लिया जापान को और एक मान लिया कनाडा को। अब अगर क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए और इन्हें 5.2% की दर से कमी करते हुए 1990 के स्तर पे लाना है, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक विकसित देश जो होगा, प्रत्येक औद्योगिक विकसित राष्ट्र होगा, उसको जो टारगेट दिया गया होगा वो टारगेट सबका बराबर तो नहीं होगा। कनाडा बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के पॉइंट से, तो उसका टारगेट कुछ अलग दिया गया होगा और जापान को कुछ अलग टारगेट दिया गया होगा। सपोज कीजिए कि जापान को ये टारगेट दिया गया कि आपको 3% की दर से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करनी है और उसके बाकायदा पॉइंट्स बने हुए हैं कि 3% की दर से अगर आप कम कर लेते हो तो आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। और कनाडा को कहा गया कि आपको 300 पॉइंट मिलेंगे और आपको 5% की दर से कम करना है। ओवरऑल 5.2% है और इसको 5% की दर से कम करना है, तो इसको 500 पॉइंट मिलेंगे अगर ये ऐसा कर लेता है। इसको चाहे तो आप पॉइंट से ले लो और चाहे तो आप परसेंटेज से ले लो, दोनों से कैसे निकाल सकते हो। क्या देखा गया कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली हुई एक संकल्पना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विकसित देश को ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करने का और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का एक लक्ष्य दिया गया है। वो प्रत्येक विकसित औद्योगिक राष्ट्र का लक्ष्य अलग अलग है और वो अलग अलग लक्ष्य एक साथ मिलकर क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्य को पूरा करते हैं। अब सपोज कीजिए जापान है और जापान एक वर्ष में उसको मान लीजिए टारगेट दिया गया 3% का, लेकिन वो साल के अंत तक 4% कमी ला देता है, तो उसको पॉइंट्स 300 तो मिलने थे, लेकिन उसने चूंकि 1% अलग से किया तो उसको 100 पॉइंट्स का एक क्रेडिट मिल गया उसको। अब दूसरी ओर कनाडा को 5% का था लेकिन ये 4% ही कर पाया, तो इसके पास 400 पॉइंट ही मिल पाए, इसके पास 100 पॉइंट की कमी है और इसके पास 100 पॉइंट का सरप्लस है। इसके पास 100 पॉइंट का सरप्लस है क्योंकि इसको 300 थे लेकिन इसने 400 कर दिए। तो ये जो विकसित देश है, कौन? जापान, ये अपने क्रेडिट को किसी और विकसित औद्योगिक राष्ट्र को बेच सकता है और उसके बदले वो उससे पैसा प्राप्त कर सकता है। इस ट्रेडिंग को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। हालांकि कार्बन ट्रेडिंग सकारात्मक भी है और कार्बन ट्रेडिंग नकारात्मक भी है। ये सकारात्मक तो इस संदर्भ में है कि एक प्रकार से यदि किसी देश को जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट से ज्यादा यदि वो ज्यादा कमी करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसके बदले उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो ये तो सकारात्मक हो गया। और नेगेटिविटी ये है कि जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र होंगे वो सोचेंगे कि यार मैं अपना औद्योगिक उत्पादन तो जारी रखता हूं और मुझे जो लक्ष्य दिया गया है यदि वो पूरा नहीं हुआ तो मैं उसको पूरा करने के लिए किसी और देश से उसकी भरपाई कर लूंगा।
लेकिन ओवरऑल आपसे पूछे कि कार्बन ट्रेडिंग कैसी संकल्पना है, तो ओवरऑल ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। और किससे निकला हुआ है, तो उत्तर होगा आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली हुई एक संकल्पना है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक तो स्वच्छ विकास तंत्र और दूसरा जो है आपका इमिशन ट्रेड या कार्बन ट्रेडिंग। अब आगे जो है, आगे हम सीओपी में कुछ कानकुन सम्मेलन क्या था, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, वर्तमान में क्या स्थिति है, भारत ने अब तक इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, उन सब पर भी बहुत बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक यहीं तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।